जिसमें ये 10 खसूसियात होंगी तो वो बच्चा मेडिकल के लिए फ़िट होगा और उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिसके अंदर ये 10 खसूसियात नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मेडिकल के लिए फ़िट नहीं है, वो किसी दूसरी चीज़ के लिए फ़िट हो सकता है, किसी दूसरे काम के लिए हो सकता है, वो किसी और शुबे में उसको चले जाना चाहिए। इससे आपको एक बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा कि बहुत बड़ी हैसल से बच जाएंगे और बच्चे भी आसानी से समझ जाएंगे कि अच्छा किस बच्चे को किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, जो बच्चे जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, मसलन एक बच्चा एक तस्वीर देखता है और तस्वीर के अंदर एक छोटी सी चीज़ किसी कोने खुदरे में कहीं पे पड़ी है तो उसकी नज़र वहाँ तक भी चली जाती है। वो कोई और बड़ी पिक्चर देखेगा तो वहाँ से भी वो चीज़, अगर कहीं कोई वाक़या उसने कोई होता देखा है, कोई हादसा उसने देखा है तो उस हादसे के अंदर भी वो बड़ी डीपली चीज़ को समझ जाएगा। या कोई बात हो रही है तो बात के अंदर भी बात औक़ात ये होता है कि बात करने वाला इस अंदाज से बात करता है तो उसके अंदर जो बैन सतूर बात होती है तो उसमें से वो कोई पॉइंट पकड़ता है कि असल बात दरअसल ये है और हकीकत यूँ है। ये जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, फेस रीडिंग भी इसी के अंदर आएगी, बॉडी लैंग्वेज भी उसी के अंदर आएगी। यानी जो चीज़ आप अपनी आंखों से देखते हैं और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा भाई ये आपने देखा तो उसके बाद फिर आपने देखा कि अच्छा इसका चेहरा ये बता रहा था, इसकी बॉडी ये कह रही थी, इसके हाथ ये कह रहे थे, इस तरह से ये हो रहा था। लिहाजा ये जो ऑब्जर्वेशन जिस बंदे की स्ट्रॉन्ग है वो बंदा मेडिकल के लिए बेहतर होगा। नंबर 1। नंबर 2, उसे फ्रेंडली होना ज़रूरी है, यानी वो आदम बेजार नहीं होना चाहिए, लोगों से मिलने में वो बड़ा अच्छा होना चाहिए और वो बंदा गंदे से कपड़े, गंदी हालत, पसीना, अजीब कैफियत के साथ भी वो उसके पास आया है तो वो उसके सामने उसके साथ बैठ के यानी उसके अजीब व गरीब अंदाज से वो आगे से मुँह ना बनाने वाला और उससे अवॉइड करने वाला नहीं है बस इसको नहीं, ये चीज़ नहीं। जो डॉक्टर होता है उसे मर्ज से नफ़रत होती है, मरीज़ से नफ़रत नहीं होती। वो मरीज़ से उसे प्यार होता है तो इसलिए वो उस मर्ज़ को ख़त्म करना चाहता है। तो आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो याद रखें कि आपको मर्ज़ से नफ़रत होगी, मरीज़ से नफ़रत नहीं होगी। लिहाजा आपको फ्रेंडली होना ज़रूरी है कि अगर आप दोस्ताना अंदाज से काम करने वाले हैं तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको उसकी ज़हनी सतह पे आकर आपको बात कर सकते हो। मसलन आपके सामने अगर एक छोटा बच्चा आ गया है तो अपने आप को बहुत नीचे आप ला सकते हो, बहुत आसान ज़ुबान, बहुत छोटी ज़ुबान, बहुत ही प्यार से उसके साथ बात कर रहे हो। अब फ़र्ज़ किया 4-5 साल का बच्चा है या इवन उससे भी छोटा है तो उससे उस अंदाज से, अगर 7-8 साल का है तो उससे उस अंदाज से, एक उससे बड़ा है। अगर बुज़ुर्ग आ गए हैं आपके सामने तो बुज़ुर्ग से बात करने का भी तरीका आपको पास आना चाहिए। एक अनपढ़ आ गया है, एक पढ़ा लिखा आ गया है, खातून आ गई है, तो हर किसी के साथ आपको उसकी ज़हनी सतह पे उसके आके आपको बात करना आता हो। अगर आप ज़हनी सतह के ऊपर आके बात नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप किसी का इलाज नहीं कर पाएंगे और उसको प्रॉपरली बता और समझा नहीं सकते कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? देखें, मेडिकल का शोबा ऐसा है या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी फील्ड है इन जनरल और स्पेशली मेडिकल, ये ऐसा फील्ड है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ज़बानी याद रखनी है। आपको मेडिसिन भी ज़बानी याद रखनी है और आपको उसके अलावा ये है कि उसकी सिम्टम्स और उसकी बाकी जो पैथोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें आपको ज़बानी याद रखनी पड़ती हैं। तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इवन ये कि पेशेंट अगर एक आपके सामने आया है तो आज आपने उसके नाम से वाकिफ़ हुए हैं, उसकी शक्ल से वाकिफ़ हुए हैं, तो आपको वो पेशेंट और उसका नाम, उसकी शक्ल आपके माइंड में रहनी चाहिए कि अगर किसी टाइम पे भी अगर फ़ोन पे भी वो बात करता है तो आप उसको फ़ौरन रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि हाँ ये फ़लाँ साहब हैं और फ़लाँ बात कर रहे हैं। तो आप उसी तरह, उसी अंदाज से, उसी अच्छे तरीके से उसके फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आपने एक दुकानदाराना ताल्लुक़ रखा है
और उस मरीज़ के साथ आपका वो वाला ताल्लुक़ नहीं है कि जो एक मसीहा का ताल्लुक़ होता है और आप उसके साथ बेहतर अंदाज से उसको ठीक करने के लिए आप कोशिश करते हैं और उसको बेहतर करना चाहते हैं। उसके बाद पांचवी चीज़ ये है कि आपको एनालिटिकल भी होना चाहिए, यानी आपका एनालिसिस, आपका तज्जिया बहुत अच्छा होना चाहिए। मसलन आपके सामने सिम्टम्स आई हैं 3-4, उसने बताया कि सुबह के वक्त, रात के वक्त बुखार तेज़ हो जाता है और सुबह के वक्त बुखार उतर जाता है। फिर उसने बताया कि भाई अच्छा इसमें मुझे ये फीलिंग आती है, फिर उसने बताया कि अच्छा मेरे सही, तो आप फौरी एनालिसिस कर सकें कि अच्छा इसका मसला ये है कि ये वाला प्रॉब्लम होगा। यानी आप उसको 10 और 15 टेस्टों की जानिब भेजने की बजाय आप आपका जो एनालिसिस है आप उसको समझ सकें, और जो ज़ाहिरी जो फेस रीडिंग होती है, फेस को देखकर, उसके हाथ को, उसकी पल्स को, उसकी बाकी चीज़ों को, बीपी शीपी को देखकर आप समझ जाएं कि आप उसका मसला क्या है। तो यानी ये वाला अच्छा एनालिसिस आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का होना चाहिए। छठी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, यानी आप बात नहीं कर सकते, इबलाग आपका कमज़ोर है, तो आप किसी मरीज़ को कैसे समझाएंगे। मसलन एक पेशेंट आ गया और उसने आके आपको एक बात बताई, आपने उसकी बात को समझा भी ठीक, तशखीस भी ठीक की और डायग्नोज भी सही हो गया, सब कुछ हो गया, आपने एक नुस्खा लिखा, फलां लिखा, ये लिखा, अब आप उससे बात नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। आपने मुमकिन है कि 100% सही लिखा हो, आपने मुमकिन है 100% सही कहा हो, लेकिन आपने मरीज़ को वो बात समझाई नहीं है ठीक से कि किस तरीके से ये, और इसी तरह मरीज़ से बस समझने में भी आपको दिक्कत पेश आएगी। तो लिहाजा आपकी कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा होना चाहिए। सातवीं चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ वो है कि स्टेमिना, यानी आप एक मरीज़ आपके पास आया है, वो आके आपको अपनी बात बताता है और अपनी बात को थोड़ा सा आराम से बोलता है, वो स्लो बोलता है या किसी अंदाज से वो बड़ी अजीब बात कर रहा है कुछ है, तो आपके अंदर ये स्टेमिना होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। एक नंबर 2 ये कि आप उसके साथ बेहतर अंदाज से डिस्कशन भी करें, और उसको वो जितना भी टाइम ले रहा है, जिस अंदाज से भी हो रहा है, तो अगर पेशेंट बाहर लंबी लाइन लगी है तब भी आपको स्टेमिना आपके अंदर होना चाहिए कि उनकी बातें भी सुने, उनको चेक भी करें, उनको ठीक अंदाज से उसको ट्रीट भी करें, और करके उसके बाद एक और चीज़ आती है प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। मसलन काम का प्रेशर आ गया, पेशेंट्स का प्रेशर आ गया, टाइम का प्रेशर आ गया, या इसी तरह ये है कि कोई इमरजेंसी आ गई और उसके अंदर मरीज़ की हालत ख़राब हो रही है, या आपने कोई मेडिसिन दी तो मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, या मेडिसिन ने कोई रिएक्शन कर दिया, तो उसके नतीजे में आपके ऊपर प्रेशर आ गया। तो आप प्रेशर को फेस कर सकते हो, आप प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। आपको पता हो कि भाई कोई भी चीज़ है तो मैं उसको देख लूँगा, उसको हैंडल कर लूँगा, उसको मैं समझ लूँगा, उसके साथ जो भी करना है मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, और ये अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी अच्छी होगी उतना ही ये चीज़ बेहतर होगी। और नवी चीज़ ये है कि आपके अंदर आपके पास जो लैंग्वेज है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़ुबान आपकी बड़ी अहमियत रखती है। मसलन आप जिस इलाके में रहते हैं वो ज़ुबान आपको आनी चाहिए, उस इलाके की इलाकाई ज़ुबान, यानी अगर पंजाब में है तो पंजाबी है, केपी में है तो पश्तो है, बलूचिस्तान में है तो बलोची या पश्तो या ब्रावी है, जो भी है आप वो बोल सकते हो, सिंध में है तो सिंधी बोल सकते हो। यानी जो लोकल ज़ुबान है, जो आम आदमी की, एक अनपढ़ आदमी की भी ज़ुबान है, आप वो बोल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। दूसरी बात, आपके पास कौमी ज़ुबान उर्दू बिल्कुल ठीक तरीके से आपको आनी चाहिए, अच्छे तरीके से अच्छी ज़ुबान, साफ़ सुथरी ज़ुबान आपको आनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, आपको बोलनी पड़ती है, तो वो आप साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें। सिर्फ मेडिकल की टर्मिनोलॉजी और मेडिकल की ज़ुबान न बोलें, बल्कि उससे हटके भी कुछ आप ऐसा पढ़ने वाले हों कि जिससे आपकी ज़ुबान का लेवल बहुत अच्छा हो और वोकैबुलरी आपके पास अच्छी हो, तीनों ज़ुबानों की वोकैबुलरी अच्छी हो। और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मतलब पेशेंट आपको कोई बात बताना चाह रहा है, उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, वो बताता है, आधा जुमला बोलता है, फिर रुक जाता है, टूटती है बात और उसकी हालत नहीं है,
तो आप जब आधा जुमला बोलता है तो आगे से आपके वोकेबलरी इतनी अच्छी हो और इस तरीके से आप बात कर सकते हो कि उसको थोड़ा सा एक पुश देकर, एक लफ्ज़ बोलकर आप उसको कहते हैं कि अच्छा ये बात कहना चाह रहे हैं, तो आप उसकी बात को मुकम्मल करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकेंगे। और आखिरी और 10वीं चीज़ ये है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता है, अकेले काम करना पड़ता है, तो आप अकेले काम करने को भी कोई परेशानी का बायस ना बनाएं और खुल के काम करें, शौक़ से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। और अगर आपको टीम के अंदर मिल के टीम के साथ काम करना पड़ता है, मसलन एक ही जगह पे कोई ओपीडी है तो ओपीडी में अगर टीम की सूरत में 3-4 डॉक्टर एक ही जगह पे, 5 डॉक्टर एक ही कमरे में बैठे हैं या एक साथ एक पैनल बना के बैठे हैं, तो उस सूरत में भी आपको काम करते हुए दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। यानी आप दोनों तरह से अच्छे प्लेयर हों, इंडिविजुअली भी आप अच्छे प्लेयर हों और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप टीम मेंबर हैं तो टीम मेंबर के तौर पर भी आप बहुत अच्छे प्लेयर हों। तो अगर आपके अंदर ये 10 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 10 चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं और ये अच्छे लेवल की हैं और एकेडमिक साइड आपकी बहुत अच्छी है, और मैं ये समझता हूँ कि फिर आप MD कैट को आसानी से पास कर लेंगे। और अगर MD कैट पास नहीं होता तो आप गौर करेंगे, अगर आप बहुत तवज्जो से अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनमें से अक्सर चीज़ों में आप लैक कर रहे होंगे, यानी वो चीज़ें आप में कमज़ोर होंगी या नहीं होंगी। तो अगर ये चीज़ ऐसी सूरत हाल हो तो उस सूरत में फिर आपके लिए मेडिकल का शोबा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो लिहाजा फिर दूसरे शोबों की तरफ आपको देखना चाहिए। और अगर ये काम आप अच्छे टाइम पे कर लें, यानी FSC के और MD कैट होने और सारी चीज़ों के बाद अगर आप करेंगे तो फिर आपके पास दूसरा साइड लेनी मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप वेल इन टाइम इसका फ़ैसला करते हैं तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि अच्छे टाइम पे अच्छी यूनिवर्सिटी और दूसरा अच्छा शोबा आपको मिल जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।